हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986। उसके जितने भी सेक्शंस हैं हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, बट इस पार्ट में हम सिर्फ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है उसके साथ में डील करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो उसके रिमेनिंग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, इससे पहले मैंने एनवायरमेंटल लॉ का एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स और साइलेंट फीचर्स के बारे में डिस्कस किया है। तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है, इसमें टोटल 26 सेक्शंस हैं जो कि 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो जो पहला चैप्टर है वो है आपका प्रिलिमिनरी चैप्टर, जिसमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 डील करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट से। तो इसमें क्या लिखा है कि ये जो एक्ट है वो आपका आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंडर इनेक्टेड किया गया है। और इसका मेन मतलब जो पर्पस है वो है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट क्वालिटी। एनवायरमेंटल क्वालिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना, साथ में इम्प्रूव करना, और साथ ही साथ में जो पोल्यूशन है, चाहे वो किसी भी सोर्स का पोल्यूशन है, उसको कंट्रोल एंड रिड्यूस करना। देन इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जो एक्ट है वो आपका होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2, डेफिनेशंस हैं जिसमें। तो उसमें सबसे पहले डेफिनेशन है आपकी एनवायरनमेंट की। आप देख सकते हैं ये एनवायरनमेंट की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 के क्लॉज ए में डील की गई है। और इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एनवायरनमेंट इंक्लूड वाटर, एयर एंड लैंड। तो एनवायरनमेंट में आपका वाटर, एयर और लैंड सारी चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ में इसमें क्या चीज़ें आती हैं कि जो वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग क्रिएचर्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो भी प्रॉपर्टी हैं उनके बीच में जो भी इंटर रिलेशनशिप है वो भी आपका एनवायरनमेंट में ही इंक्लूड होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट, जो सेक्शन 2 के क्लॉज बी में डील किया गया है। और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट क्या कहता है? एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस सब्सटेंस। मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैशियस सब्सटेंस हो सकता है जो कि एनवायरनमेंट में इतनी मात्रा या इतनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो सकता है या एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ठीक है, या फ्यूचर में वो नुकसान कॉज कर सकता है, वो आपका एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट हो जाएगा, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन आपकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है ये आपका सेक्शन 2 के क्लॉज सी में डील किया गया है। और इसका ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट में किसी भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का प्रेजेंट होना एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हैंडलिंग। अब हम बात करें हैंडलिंग की, तो हैंडलिंग इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस। जहाँ हम बात कर रहे हैं हैंडलिंग, ये आपका सेक्शन 2 के क्लॉज डी में डील किया गया है। और हैंडलिंग का मतलब है आपका चाहे वो किसी भी सब्सटेंस के रिलेशन में है, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेज, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, यूज़, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, कन्वर्जन, ऑफरिंग फॉर सेल, ट्रांसफ़र और द सेम काइंड्स ऑफ कंडीशंस, ठीक है ना। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, चाहे उसका मैन्युफैक्चर हो रहा है, चाहे उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, चाहे ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे पैकेज हो रहा है, चाहे स्टोरेज कर रहे हैं, चाहे उसका कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है मतलब आपका किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड जो है वो आपका हैंडलिंग में आ जाएगा। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्डस सब्सटेंस जो है ये आपका सेक्शन 2 के क्लॉज ई में डील किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है कि हैजार्डस सब्सटेंस मींस एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन, किसी भी तरीके का सब्सटेंस या किसी भी तरीके की प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, जिसकी केमिकल या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है ना, उसकी हैंडलिंग
इज़ लाइबल टू कॉज हार्म टू ह्यूमन बींग। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। हैज़ार्डस सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस या प्रिपरेशन हो सकती है जिसके केमिकल या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, ठीक है ना, वो जो सब्सटेंस है वो आपका हार्म कॉज कर सकता है ह्यूमन बींग्स को, किसी भी लिविंग क्रिएचर्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर प्रॉपर्टी या एनवायरनमेंट को, उसे हम हैज़ार्डस सब्सटेंस कह देंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है आपकी ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर क्या होता है आपका, ये आपका पहले सेक्शन 2 के क्लॉज एफ में डील किया गया है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सेक्शन 2 के क्लॉज एफ में ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रीमिसेस, मतलब किसी भी फैक्ट्री या किसी भी प्रीमिसेस के रिलेशन में अगर हम बात करें तो ऑक्यूपायर क्या होता है आपका। ऑक्यूपायर का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री और द प्रीमिसेस, मतलब कोई भी पर्सन जिसका फैक्ट्री के अफेयर्स, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी मैटर है, ठीक है, या प्रीमिसेस से रिलेटेड कोई भी मैटर है, उनके ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है ना। एंड इंक्लूड्स इन रिलेशन टू एनी सब्सटेंस द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है ना। इसको मैं एक बार और थोड़ा सा रिपीट करती हूँ कि ऑक्यूपायर अगर हम बात करें फैक्ट्री या प्रीमिसेस के रिलेशन में, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो उस फैक्ट्री और प्रीमिसेस के अफेयर्स को कंट्रोल करता हो वो ऑक्यूपायर कहलाएगा। या फिर इसमें आपका अगर हम किसी सब्सटेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन जो उस सब्सटेंस के पोजेशन में होगा, मतलब जिसके पास में उस सब्सटेंस का पोजेशन होगा, वो ऑक्यूपायर कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे मेरे पास कोई कार है तो मैं उसकी ऑक्यूपायर कहलाऊंगी क्योंकि वो मेरे पोजेशन पे है। फाइन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड। देखो प्रिस्क्राइब सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है ये, पर फिर भी मैं क्योंकि सारे सेक्शंस आपके कवर करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं इसको भी आपका एक्सप्लेन करूँगी। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के अंदर कोई भी रूल्स वगैरह जो हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड। फाइन। नेक्स्ट वी विल मूव। अब हमारा ये जो डेफिनेशंस का चैप्टर था वो हमारा ख़त्म हो गया और चैप्टर फर्स्ट इसके साथ में हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं चैप्टर सेकंड की, जो कि है आपका जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये आपके सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 6 तक डील करता है। सो दिस चैप्टर ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कन्फर्स पावर ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, मतलब ये जो चैप्टर है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको आपका एम्पावर करता है कि वो कोई भी स्टेप्स ले सके, कोई भी मेजर्स ले सके ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव किया जा सके। सो इसके अंडर सेक्शन 3 जो है वो बात करता है आपका पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट। तो सेक्शन 3 का जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक ऑल मेजर्स विच सीम नेसेसरली और एक्सपीडियंट for protecting and improving the quality of the environment and also necessary for preventing, controlling and abating environmental pollution। मतलब सेक्शन 3 का क्लॉज 1 जो है वो ये कहता है, वो क्लॉज 1 जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर करता है कि वो कोई भी आपका स्टेप्स ले सकता है, कोई भी प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकता है, किस चीज़ के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने के लिए, और साथ ही साथ में किसी भी टाइप के एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट करने के लिए। अबेटिंग का मतलब होता है ख़त्म करना, फिनिश करना, ठीक है ना। देन आपका जो सेक्शन 3 है उसका क्लॉज 2 क्या कहता है, द मेजर्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इंक्लूड ऑल और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेजर्स लेती है, ठीक है, वो आपका इन सारे मेजर्स में से कोई भी मेजर हो सकता है, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और सारे मेजर्स भी ले सकती है, ठीक है ना। ये आपका इस लिस्ट में मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में। तो कौन कौन से मेजर्स हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अदर अथॉरिटीज़, मतलब ये जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है, ऑफिसेस है और अदर अथॉरिटीज़ हैं, उनकी जो एक्शंस हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए, कंट्रोल के लिए और उसके अबेटमेंट के लिए नेशन वाइड प्रोग्राम की
प्लानिंग करना और साथ ही उसको एग्जीक्यूट भी करना। नेक्स्ट इज लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। मतलब जो आपका क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है उसके लिए स्टैंडर्ड्स ले डाउन करना, ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के अंडर ही आता है। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में ये पावर होती है कि वो एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दे जिस लेवल तक कोई भी आपका जो वेरियस सोर्सेज हैं, ठीक है ना, जिनसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कोई भी सोर्सेज हैं जिनसे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उनसे किस लेवल तक कोई भी एनवायरमेंटल पोल्यूशन का एमिशन या डिस्चार्ज किया जा सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड के अबव जाते हैं, अगर उनकी जो भी मान लो कोई फैक्ट्री है, प्रीमिसेस है, अगर उस स्टैंडर्ड से अबव उनसे एमिशन या डिस्चार्ज हो रहा है एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट का, तो उनके अगेंस्ट आपका स्टेप्स लिए जा सकते हैं। Then restriction of areas in which industrial operations processes वगैरह taking place shall be carried out not be carried out with necessary safeguards। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी आपका इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस या प्रोसेसेस को मतलब उनको रोक सकता है, उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करने के लिए या एग्जिस्ट नहीं करने के लिए। मतलब कोई भी, जैसे सपोज़ करो कोई आपका इंडस्ट्री का ओनर है या फैक्ट्री का ओनर है, उसको आपका मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकता है उसको, या कह सकता है कि भाई आप ये पर्टिकुलर एरिया है, आप इसमें आपका आपकी फैक्ट्री या प्रीमिसेस को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में वो ये इंस्ट्रक्शंस भी कर सकता है कि ये आपका एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया उनको दे देगा कि भाई हाँ यही पर्टिकुलर एरिया है, आपको इसी के अंदर काम करना है, आप इस एरिया से बाहर काम नहीं कर सकते। देन लेइंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स रिजल्टिंग इन एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब आपका जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से होने वाले जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी प्रोसीजर्स और सेफगार्ड्स जो हैं उनको ले डाउन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में मान लीजिए अगर किसी केस में इस तरीके के एक्सीडेंट अगर कर जाते हैं, इस तरीके के एक्सीडेंट अगर हो जाते हैं, तो उसमें रेमिडियल मेजर्स जो भी प्रोवाइड किए जा सकते हैं उनके लिए भी आपका मतलब जो मीन्स है वो ले डाउन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। देन लेइंग डाउन प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर हैंडलिंग ऑफ हैजार्डियस सब्सटेंस। मतलब जो आपके हैजार्डियस सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए, उसके लिए भी प्रोसीजर और सेफगार्ड्स का प्रोसेस ले डाउन कर सकते हैं। Examining the manufacturing processes, materials and substances likely to cause environmental pollution। ये भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, मतलब उसके पास में पावर होती है कि वो आपका किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या मटेरियल सब्सटेंसेस वगैरह जो हैं उनको आपका एग्जामिन कर सकता है जो कि आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। कैरिंग आउट एंड स्पॉन्सरिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिलेटिंग टू प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपका जो रिसर्च है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो है उनको आपका कैरी आउट कर सकता है, उनको स्पॉन्सर कर सकता है। देन किसी भी प्लांट्स, प्रीमिसेस, इक्विपमेंट, मशीनरी वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, और आपका ऑर्डर कर सकता है, आपका जो कंसर्न्ड अथॉरिटी होगी उनको डायरेक्ट कर सकता है, उनको ऑर्डर कर सकता है ताकि वो नेसेसरी स्टेप्स लें आपका एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेटमेंट के लिए। देन एस्टैब्लिशमेंट और रिकॉग्निशन ऑफ एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज एंड इंडस्ट्रीज़। तो आप इंस्टीट्यूट्स, तो आपका किसी भी इंस्टीट्यूट है उसको आपका एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ की तरह आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है, साथ ही साथ में आपका एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन ये जो आपका एनवायरमेंटल, ये ध्यान रखिएगा, जो एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज़ होती हैं ये आपका इनका रिकॉग्निशन और इस्टेब्लिशमेंट किस लिए किया जाता है, टू सुपरवाइज द वर्क एंट्रस्टेड टू देम अंडर द एक्ट, ठीक है ना, और उनको क्या किया जाता है, उनके वर्क को सुपरवाइज किया जाता है, जो भी उनको आपका काम दिया जा रहा है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सुपरवाइज करता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। देन कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन।
मतलब आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड जो भी मैटर है उनकी आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और साथ ही साथ में उसको डिसेमिनेट करना। देन प्रिपरेशन ऑफ मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइड्स एक्सेट्रा रिलेटिंग टू द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। मतलब एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसके प्रिवेंशन, कंट्रोल और अबेटमेंट से रिलेटेड आपका जो मैनुअल्स, कोड्स और गाइड्स वगैरह प्रिपेयर कर सकता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अब हम बात कर रहे हैं, देखिए सेक्शन थोड़ा सा आपका लंबा हो गया था, सेक्शन 3 का जो क्लॉज 2 है। अब हम सेक्शन 3 का आखिरी क्लॉज 3 पढ़ेंगे। दैट इज it empowers the central government to constitute an authority or authorities to issue necessary directions to the polluters to take necessary steps। इसका मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो क्लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो अथॉरिटी या फिर अथॉरिटीज़ कंस्टिट्यूट कर सके। किस चीज़ के लिए? नेसेसरी, कि ताकि ये जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं ये आपका नेसेसरी डायरेक्शन दे सके पोल्यूटर्स को, मतलब जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, कि उनको क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं। देन अब हम चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। सेक्शन 4 क्या है आपका? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स एंड फंक्शंस। These sections of the act empower the central government to appoint officers with such designations, functions and powers। मतलब ये जो आपका सेक्शन है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर करता है कि वो आपका ऑफिसर्स आपका अपॉइंट कर सके और उनकी डेजिग्नेशन, फंक्शंस और पावर्स वगैरह जो उनको भी स्पेसिफाई कर सके। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो आपके ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपकी मतलब उसके अंडर जो अथॉरिटी होगी, ठीक है ना, उसके कंट्रोल में होंगे। फाइन। देन सेक्शन 5 इज़ पावर टू गिव डायरेक्शन। ये सेक्शन क्या कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू डायरेक्शंस इन राइटिंग टू एनी पर्सन, ऑफिसर और एनी अथॉरिटी एंड दे शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास में पावर होती है, वो किसी भी पर्सन को, ऑफिसर को या अथॉरिटी जो है उसको आपका डायरेक्शंस दे सकता है, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और वो पर्सन, ऑफिसर या अथॉरिटी जिसको आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ डायरेक्शंस इशू की गई है राइटिंग में, मतलब लिखित तौर पे दे सकते हैं, वो बाउंड होंगे टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। मतलब उनको वो डायरेक्शंस फॉलो करने के लिए दे आर बाउंड, दे शुड बी बाउंड, ठीक है ना। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज सेक्शन 6, रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। This section empowers the central government to formulate the rules on all or any matters referred to in section 3(2)। जो सेक्शन 3 के क्लॉज 2 में हमने बहुत सारे अब मैटर्स पढ़े थे, ठीक है ना, कि किस किस एरिया में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका काम कर सकती है, उसको पावर होती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। उसके रिगार्डिंग वो सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनमें से किसी एक मैटर के लिए या फिर सारे मैटर के लिए भी आपका रूल्स बना सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।